हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं हिंदी से। चैप्टर है 5 नागरी लिपि। क्या है नागरी लिपि? इसके लेखक है गुणाकर मूले जी। यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। लेखक परिचय की बात किया जाती है। इनके लेखक जो है गुणाकर मूले हैं। इनका जो जन्म हुआ है 1935 ईस्वी में हुआ है और जन्म स्थान है अमरावती जिला, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह है 2009 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इनके कुछ साहित्य रचनाएं हैं। तो साहित्य रचनाएं के बारे में हम जान लेते हैं, कौन कौन सा साहित्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो पहला आता है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीव, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय और भारतीय विज्ञान की कहानी और अक्षर कथा। ये सारे हमारे क्या है साहित्य रचनाएं हैं जो कि उन्होंने कुछ लिखे हैं। ठीक है, रचनाएं किए थे। तो रचनाएं जो किए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर इन्होंने जितना रचना किया, जो मोटा मोटी जो है उसको हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, अब चलते इसके प्रश्न उत्तर की ओर। चलिए, तो फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? फर्स्ट प्रश्न कह रहा है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? तो जब से टाइपराइटर का आविष्कार हुआ है, यानी हो जाने पर या हो जाने से देवनागरी लिपि में क्या आ गया? अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जो भाषाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगधी और आदि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो लेखक ने गुप्तकालीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का समागढ़ दान पत्र 754 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की पहचान है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें होती है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, यही हमारा क्या है मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? तो उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोज 840-881 तक शासन किए। उसका ग्वालियर प्रशास्ति पत्र देवनागरी लिपि का लेख है। अगला क्वेश्चन है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में स्वप्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहां के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। दूसरा मध्य यह है कि काशी देवनागरी है, इसलिए काशी प्रयुक्त लिपि का नाम नागरी पड़ा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक बताया है? तो नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है। पटना को कभी नगर कहा जाता था, अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नागरी लिपि नाम धारण किया हो।
आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। आगे हमारा है कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो उत्तर हो जाएगा, नागरी लिपि के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी जन्म हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, ये भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अरवती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इसका अधिकार हो गया। गुर्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते हैं। तो इस वीडियो में आज भर के लिए इतना ही। इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।